सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन है हमारे पास मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है हाइजेनबर्ग। तो स्टूडेंट्स, जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी वह हमारे हेनरी बेकुरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी और मैडम क्यूरी ने रेडियो की खोज की थी और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज की थी और हाइडेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ग्रेफाइट किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉनों को वेग को घटाने के लिए, ऑप्शन बी है विकिरण शील्ड के रूप में, ऑप्शन सी है रिएक्टरों के भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए, ऑप्शन डी है तापीय कुचालक के रूप में। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूट्रॉन के वेग को घटाने के लिए, यानी न्यूट्रॉन तेज़ी से ना चल पाए इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो नियंत्रक यानी कंट्रोलिंग रॉड होती है वो किसकी बनी होती हैं? तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं वो कंट्रोलिंग रॉड बनी होती है वो कैडमियम की, यानी कि कैडमियम की बनी होती है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी रेडियो एक्टिविटी तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, यानी कि हाफ ईयर पीरियड 10 वर्ष। उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा का कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी? इसे सॉल्व करेंगे तो प्रारंभिक मात्रा यानी कि 10 ग्राम है, इसका 1.5 ग्राम निकाल लेंगे, वो कितना भाग होगा? यानी कि 1.5 अपान 10 तो हो जाएगा हमारा 125/1000। ये 2 से पॉइंट कट जाएगा और नीचे जोड़ बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 1/8, यानी कि 1/8वां भाग है। तो चूँकि अर्ध आयुकाल में रेडियो एक्टिविटी तत्व की मात्रा यानी कि आधी, यानी कि 1/2 हो जाएगी होती है। और चूँकि यहाँ पर हमसे कह रहा है 1/8, यानी कि अर्थात 1/8 को लिखेंगे यानी कि 1/2 की पावर 3, तो हो जाए 3 अर्धआयु काल बाद आधी होगी, यानी कि 3 इसका आ रहा है। तो कुल समय हमारा कितना है 10, और 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो यानी कि 10 × 3 यानी कि 30 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। ऑप्शन ए है विमंदक का, ऑप्शन बी है नियंत्रक का, ऑप्शन सी है शीतलक का, ऑप्शन डी है ईंधन का। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विमंदक का कार्य करता है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है बेकुरल, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है आई क्यूरी तथा जोलियट। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आई क्यूरी तथा जोलियट ने इसकी खोज की थी। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित है, यानी कि किसे निकाल दें जो परमाणु संख्या द्रव्यमान पर कोई असर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यानी कि गामा किरणों को, यानी कि गामा किरणों को निकाल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फा किरणों से फ़र्क पड़ता है, बीटा का फ़र्क पड़ता है और न्यूट्रॉनों से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन गामा किरणों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन ए है अल्फा कणों की, ऑप्शन बी है बीटा कणों की, ऑप्शन सी है गामा कणों की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा कणों की जो आयनीकरण क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि? उसका क्या कारण होता है? क्योंकि ऑप्शन ए हमारे पास अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी है अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है कम ताप की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ही अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आपको बता दूं जो सूर्य में जो नाभिकीय वो अभिक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक रेडियो एक्टिविटी
नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा? ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है अर्ध आयु यानी कि 44 दिन, यानी कि 44 दिनों में इसकी आधी हो जा रही है। तो पहले 1 ग्राम हमारे पास था, इसके बाद 44 दिनों के बाद ये हमारा बच जाएगा यानी कि 1/2 ग्राम। इसका पहले का 1/2 ग्राम हो जाएगा यानी कि आधा हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिर 44 दिन का साइकिल आएगा, क्योंकि हमें इतना करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 ग्राम। उसके बाद फिर 44 दिन का साइकिल आएगा तो हो जाएगा 1/8 ग्राम। तो 1/8 ग्राम जो कि होता है 1 और 1/8 ग्राम जो कि होता है 0.125 ग्राम। इसे लिख सकते हैं 125 मिलीग्राम। तो स्टूडेंट 44 और 44 यानी कि 3 बार 44 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 132, यानी कि ये टोटल 132 दिनों के बाद ये अपने का 1 ग्राम का कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 132 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक 1 बार में उत्सर्जित करता है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास केवल अल्फा तथा बीटा कण। ऑप्शन बी है कि अल्फा तथा बीटा कण दोनों। ऑप्शन सी है अल्फा या बीटा कण तथा गामा कण फोटान। और ऑप्शन डी है अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि ए, यानी कि केवल अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित करता है नाभिक 1 बार में। और अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य, यानी कि किसी परमाणु से बीटा कण निकलने है उसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट उसका मतलब होता है यानी कि नाभिक से न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, यानी कि नाभिक होता है उससे जो न्यूट्रॉन होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन में बदल दिया जाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। 90 थोरियम 234 का विघटन 84 PB 218 में होता है, तो विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी? यानी कि यहाँ पर 90 थोरियम 234 का 84 PO 218 बन रहा है। तो यहाँ पर परमाणु भार में कमी हो रही है, क्योंकि 200 ये परमाणु भार है और यहाँ पर 234 से 218 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा 16 की कमी हो रही है। और अल्फा कणों की संख्या क्या होती है परमाणु भार में? कमी और बटे 4, यानी कि अल्फा कण निकाल लेंगे तो होता है अल्फा कण बराबर होता है परमाणु भार में कमी और बटे 4, यानी कि 16/4, यानी कि 4 हो जाएगा जो कि अल्फा कण। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना कमी हो रही है? यानी कि 90 - 84, यानी कि परमाणु क्रमांक हमारा 6 कमी हो रही है। तो बीटा कण का फार्मूला निकालने का होता है यानी कि 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण, यानी कि अल्फा कण और माइनस जो होता है परमाणु क्रमांक में कमी, यानी कि 6। तो हो जाएगा 2 गुणे 4 - 6, यानी कि 8 - 6 बराबर हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा जो कि तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेडियम 88 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर एक नया परमाणु के समूह में उपस्थित होगा। यानी कि रेडियम जो कि हमारा होता है द्वितीय समूह, यानी कि सेकंड ए का और सदस्य होता है। तो अल्फा कण उत्सर्जित करने के बाद इसका परमाणु क्रमांक 2 का ही कम हो जाएगा, यानी कि 2 की कमी हो जाएगी। तो यह 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा, यानी कि 2 स्थान अपने पीछे की ओर चला जाएगा। तो उत्पन्न नया सदस्य शून्य समूह का होगा, यानी कि सेकंड ए से 0 में चला जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। और अगला क्वेश्चन है हमारा थोरियम 90 234 से बीटा कण उत्सर्जित करने पर प्राप्त पदार्थ है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है, यानी कि इससे बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? यानी कि परमाणु क्रमांक इसका कितना है?
बीटा कण निकलने पर यानी कि एक बीटा कण निकल जाएगा तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 90 + 1 यानी कि 91। और परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार जो कि बीटा कण निकलने पर नहीं बदलता है यानी कि परमाणु भार सेम रहेगा, ठीक है, 234। तो नया तत्व हमारा बन जाएगा 91 Pa 234। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 91 Pa 234 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक बीटा का निकलने से एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होंगे। यानी कि यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलेगा तो नया तत्व क्या बनेगा। तो स्टूडेंट अल्फा कण निकलने से जो हमारा परमाणु क्रमांक में कमी होती है, यानी कि 92 है हमारे पास, तो अल्फा कण हमारा अल्फा कण का परमाणु क्रमांक यानी कि 2 होता है तो हो जाएगा नया परमाणु क्रमांक यानी कि 90। और परमाणु भार यानी कि इसका 2 गुना होता है परमाणु क्रमांक का, यानी कि 238 - 4 है, हो जाएगा 234 यानी कि 90 और 234। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गामा विकिरण की चाल, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है। गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है। यानी कि गामा विकिरण की चाल और प्रकाश की चाल में कौन सा रिलेशन होता है। ऑप्शन ए हमारे पास गामा विकिरण की चाल अधिक होती है प्रकाश के चाल से, और ऑप्शन बी है गामा विकिरण की चाल बराबर होती है प्रकाश के चाल से। ऑप्शन सी है गामा विकिरण की चाल छोटी होती है प्रकाश की चाल से, और ऑप्शन डी है गामा विकिरण की चाल विशिष्ट दिशाओं में प्रकाश की चाल से कम या अधिक बड़ी हो सकती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गामा विकिरण की चाल होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है। आप लोग याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गामा विकिरणों की वेदन क्षमता होती है, यानी कि गामा विकिरणों की वेदन क्षमता यानी कि वह किस किस से पार हो जाती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक। ऑप्शन बी है हमारा अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से कम, और ऑप्शन सी है गामा किरणों से, और ऑप्शन सी हमारे पास अल्फा किरणों से अधिक परंतु बीटा किरणों से कम। ऑप्शन डी है अल्फा किरणों से कम परंतु बीटा किरणों से अधिक। तो स्टूडेंट्स जो गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है, यानी कि पार करने की वह क्षमता होती है, वह हमारी होती है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास रेडियो एक्टिव सोडियम। ऑप्शन बी हमारे पास रेडियो एक्टिव सोडियम Na23, Na24, Na26 और 25। तो स्टूडेंट जो शरीर में रक्त वेग का प्रवाह नापा जाता है तो हमारा Na24 से नापा जाता है कि रेडियो एक्टिव सोडियम Na24 से नापा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द से जल्द हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।